Good morning, students and my dear friends. Today is 22nd of November 2022, Tuesday. Before starting the discussion, if you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. And if you like the initiative, please subscribe and share it among your other networks. So let's start with today's discussion. Motivation of the day is, it's not whether you get knocked down, it's whether you get up. और आज के लाइव मिनट की ये न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम ये सारी बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है और इसके ही साथ हम पेज नंबर 4 और पेज नंबर 5 पर दिए हुए एक और आर्टिकल भी कवर करेंगे जो कि सेम कंटेक्स्ट के ही हैं। तो देख लेते हैं आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल, फेड पॉलिसी चाइना कप्स क्लाउड मार्केट ऑप्टिमिज्म। लास्ट वीक में आप बोल सकते हैं एक हफ्ते पहले इंडिया के जो बेंचमार्क इंडाइसेस एंड सेंसेस और निफ्टी उन्होंने फ्रेश हाई रजिस्टर किए थे। इंडियन रुपी भी था, वो भी यूएस डॉलर के अगेंस्ट स्ट्रेंथन हुआ था आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ यूएस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डेटा। अक्टूबर के मंथ का जब यूएस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा पब्लिश हुआ था तो उस समय जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर थे उसके थोड़े से कम साइन विजिबल हो रहे थे। इट मीन्स इन्फ्लेशन थोड़ा सा डाउन होता हुआ दिख रहा था, जिसकी वजह से एक शार्प रिवर्सल देखने को मिला था इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट्स में और उसका इम्पैक्ट जो इमर्जिंग मार्केट की जो बेंचमार्क इंडाइसेस हैं उनमें हमें क्लियरली विजिबल हुआ था, जैसे कि सेंसेक्स, निफ्टी, इस हमने एक फ्रेश हाई रजिस्टर किया था अप्रॉक्सीमेटली एक हफ्ते पहले। और ऐसा कहा जा रहा था कि जिस तरीके से यूएस का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डेटा आया है उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि जब इन्फ्लेशन है यूएस में वो डाउन होना शुरू हो चुकी है। लेकिन मंडे को जो ये रिकवरी ट्रेंड था ये रिवर्स हो गया। इट मीन्स जो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स डेवलप हुए थे उनमें रिवर्सल देखने को मिला, उनमें फिर से डाउनफॉल देखने को मिला बिकॉज ऑफ द टू रीजंस। एंड व्हाट आर द दोज टू रीजंस? इंक्रीजिंग कोविड केसेस इन चाइना। चाइना में जो कोविड केस हैं वो उनके नंबर में इंक्रीज देखने को मिला है। इसके अलावा जो यूएस फेडरल रिजर्व ऑफिशियल्स हैं उनके बीच में जो टॉक्स हो रही हैं, जो नेगोशिएशंस हो रही हैं, उससे ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि दे आर स्टिल वांट टू हैव द प्राइस हाइक। तो जो यूएस ऑफिशियल्स हैं उनके जो नेगोशिएशंस, उनका जो अप्रोच है ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि यूएस अभी भी है, यूएस की इकॉनमी अभी भी पॉलिसी रेट हाइक पर जा सकती, जिसकी वजह से इन दो फैक्टर्स की वजह से जो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स डेवलप हुए थे उनमें रिवर्सल देखने को मिला या उनमें डाउनफॉल देखने को मिला, जिसका इम्पैक्ट हमें इमर्जिंग मार्केट के जो बेंचमार्क इंडाइसेस हैं उसमें क्लियरली विजुअल हुआ, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया के जो बेंचमार्क इंडाइसेस हैं वो अपने 2 हफ्ते के लोएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर क्लोज हुए। जो इंडियन रुपी था वो अप्रॉक्सीमेटली 0.2% यूएसडी के अगेंस्ट डेप्रिशिएट हुआ, जो कि लास्ट वीक जिसमें हमें स्ट्रेंथनिंग देखने को मिली थी। अगर हम सेपरेटली बात करें तो सेंसेक्स में अप्रॉक्सीमेटली 0.8% का फॉल देखने को मिला और यही सेम पैटर्न हमें निफ्टी 50 में भी देखने को मिला। निफ्टी 50 ने भी अप्रॉक्सीमेटली 0.81% का लॉस रजिस्टर किया मंडे के ट्रेडिंग सेशंस में। एंड दिस लॉस इज देयर थर्ड स्ट्रेट डे ऑफ लॉसेस बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कोविड-19 केसेस इन चाइना एंड द परसिस्टेंट रेट हाइक टॉक्स बिटवीन द यूएस फेडरल रिजर्व ऑफिशियल्स। कोविड केसेस की वजह से जो चाइना में कोविड केसेस इंक्रीज हो रहे हैं उसकी वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि जो चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी है उसको कंसिडरेशन में लेते हुए चाइना जो है वो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन पर फिर से जा सकता है, जिसकी वजह से जो मार्केट ऑप्टिमिज्म था पिछले लास्ट 2 वीक्स में वो फिर से डाउन हो गया और इंडियन रुपी जो अप्रॉक्सीमेटली 81.85 पर क्लोज हुआ अगेंस्ट देयर फ्राइडे क्लोज। फ्राइडे में कितना क्लोज था? अप्रॉक्सीमेटली 81.69 का क्लोज था। और अगर इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो इस पर्टिकुलर ईयर में, नॉट फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर में, करंट ईयर में जो डोमेस्टिक करेंसी है इंडियन रुपी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 9.2% तक फॉल कर चुका है यूएसडी के अगेंस्ट। तो जो फेड के गवर्नर हैं उनके जो अप्रोचेस हैं उसके अकॉर्डिंग अभी आगे आने वाली 1 से 2 मीटिंग में फिर से यूएस फेडरल जो है रेट हाइक पर जाएगा और इसी सेंटीमेंट की वजह से जो मार्केट ऑप्टिमिज्म है वो डाउन होता हुआ दिखा। एंड दिस इज द चेंजिंग सेंटीमेंट ऑल अक्रॉस द डिफरेंट इंडाइसेस, निफ्टी 50, स्टैंडर्ड गोल्ड, ब्रेंट क्रूड एंड रुपी वर्सेस डॉलर इंडाइसेस। ये इन्वर्टेड स्केल है और हम देख सकते हैं कि सब में फॉल रजिस्टर्ड हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस
एंटिसिपेशन ऑफ रेट हाइक बाय यूएस फेडरल। इसके अलावा पेज नंबर 4 और पेज नंबर 5 पर इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड और भी न्यूज़ नहीं हो, उसको भी हम यहीं कवर करेंगे। पेज नंबर 4 पर जो गोल्डमैन शेयर्स है उसने और क्रिसिल ने या कुछ अदर रेटिंग एजेंसीज ने इंडिया की जो जीडीपी फोरकास्ट है कैलेंडर ईयर 23 के लिए उसको स्लैश डाउन कर दिया है। उससे रिलेटेड न्यूज़ है, तो देख लेते हैं न्यूज़ का है। गोल्डमैन कट्स कैलेंडर ईयर 23 जीडीपी फोरकास्ट टू 5.9%। तो गोल्डमैन शेयर्स ग्रुप ने इंडिया की जो फोरकास्ट थी, जीडीपी फोरकास्ट है, उसको लोअर कर दिया है, उसको कट डाउन कर दिया है for next year. Mind it student, this is not financial year, this is calendar year. next calendar यानी 23 जो आने वाला है 2023, उसके लिए गोल्डमैन शेयर्स ने इंडिया की जो जीडीपी फोरकास्ट है वो 5.9% तक ग्रो करेगी एज पर द गोल्डमैन शेयर्स। इससे पहले का जो एस्टिमेशन था वो 6.9 था, तो अप्रॉक्सीमेटली 1% का डिक्रीज किया है या 1% का कट किया है गोल्डमैन ने इंडिया के नेक्स्ट ईयर के जीडीपी फोरकास्ट के लिए। अब डेफिनेटली अगर ये कट डाउन किया तो देयर माइट बी सम रीज़न। तो जो रीज़न साइट किया है गोल्डमैन ने वो रीज़न ये है कि कंज्यूमर जो डिमांड है वो हिट होगी इंडियन इकोनॉमी में, कंज्यूमर डिमांड नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से बोरोइंग कॉस्ट बढ़ रही है और जिस तरीके से पैंडेमिक के बाद जो रिकवरी थी उसके बेनिफिट्स फेड अवे हो रहे हैं, उसको देखते हुए गोल्डमैन शेयर्स ने प्रिडिक्ट किया है कि कंज्यूमर डिमांड स्ट्रांगली हिट करेगी। अब चूंकि कंज्यूमर डिमांड नहीं रहेगी मार्केट में, तो डेफिनेटली प्रोड्यूसर विल नॉट गेट द इंसेंटिव टू प्रोड्यूस एनीथिंग, देयर विल बी नो प्रोडक्शन और लेस प्रोडक्शन, देयर विल बी लेस इकोनॉमिक एक्टिविटीज, देयर विल बी लेस वैल्यू एनहांसमेंट एंड डेफिनेटली देयर विल बी लेस जीडीपी ग्रोथ एज पर द गोल्डमैन शेयर्स। इसके अलावा पेज नंबर 6 पर भी एक न्यूज़ दी हुई जो कि इंडियन इकोनॉमी के रिसेशन, स्लो डाउन और जीडीपी ग्रोथ से ही रिलेटेड है। तो जो एचडीएफसी के चेयरमैन है मिस्टर दीपक पारेख, उनका ये प्रोजेक्शन है, उनका ये फोरकास्ट है कि इंडिया will remain one of the fastest growing major economies but it is not decoupled from the world। तो आगे आने वाले जो फाइनेंशियल ईयर्स हैं, जो कैलेंडर ईयर्स, उसमें इंडियन इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी तो रहेगी, लेकिन डेफिनेटली इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड से अलग नहीं है। तो जो वर्ल्ड में जो रिसेशन आ रहे हैं, जो रिसेशनरी विंड्स, जो स्लो डाउन की विंड्स ब्लो कर रही हैं, उसका इम्पैक्ट इंडिया पर देखने को मिलेगा। तो आगे आने वाले टाइम में इंडिया हो सकता है कुछ स्लो डाउन फेस करे। तो जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का जो ड्रीम था और जो बिगेस्ट इकोनॉमी बनने का ड्रीम था वो प्रॉबेबली थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाए। मिस्टर पारेख के अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो $3.4 ट्रिलियन की इकोनॉमी से $7.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी आगे आने वाले नेक्स्ट 5 सालों तक ये टारगेट अचीव कर पाएगी। इट मीन्स 3.4 से 7.4% का 7.5% का टारगेट अचीव करने में इंडिया को अप्रॉक्सीमेटली 5 years लगेंगे बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड रिसेशनरी कंडीशंस, क्योंकि इंडिया पर भी स्लो डाउन का इम्पैक्ट विजिबल होगा जस्ट लाइक अदर इकोनॉमीज। इसके अलावा क्रिसिल ने भी इंडिया की जो फाइनेंशियल ईयर 23 की जो जीडीपी फोरकास्ट है उसको रिड्यूस कर दिया है। माइंड इट स्टूडेंट, जो गोल्डमैन शेयर्स ने किया है दैट इज़ फॉर कैलेंडर ईयर 23 एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल ईयर 23। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल और इकरा ने मंडे को इंडिया के जो ग्रोथ प्रोजेक्शंस है उनको रिवाइज किया है फॉर करंट फिस्कल एंड सेकेंड क्वार्टर। और इसका रीज़न वाई दे हैव रिवाइज्ड बिकॉज ऑफ द रिपेल इफेक्ट ऑफ स्लो डाउन इन ग्लोबल ग्रोथ एंड मिक्स्ड क्रॉप आउटपुट। तो ग्लोबल सिनेरियो को देखते हुए और एग्रीकल्चर आउटपुट को देखते हुए क्रिसिल ने और इकरा ने जीडीपी फोरकास्ट को रिवाइज किया है और रिवीजन में उन्होंने इंडिया के जो जीडीपी फोरकास्ट है उसको डाउनग्रेड कर दिया है 30 बेसिस पॉइंट से। तो क्रिसिल ने Q2 के लिए जो जीडीपी फोरकास्ट किया है वो 7% का किया है, इकरा ने 6.5% का किया है। दोनों ने अप्रॉक्सीमेटली रिवीजन किया है अपने जीडीपी फोरकास्ट को लेकर के डिपेंडिंग ऑन द ग्लोबल ग्रोथ एंड मिक्स्ड क्रॉप आउटपुट। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। डेटा बिल मे नॉट मीन इंडिया ज्वाइनिंग WTO डील। डेटा प्राइवेसी बिल को लेकर के बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन डेलिब्रेशन चल रहे हैं। कल की न्यूज़ एनालिसिस में भी हमने कवर किया था कि इंडिया ने डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर दिया है। उस बिल के बहुत सारे जो इश्यूज़ थे उनको भी हमने डिस्कस किया था। और जैसे ही इंडिया ने डेटा प्रोटेक्शन बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया, इसके बाद एक और नेगोशिएशन, एक और इशू पर बहुत ज़्यादा डेलिब्रेशन और आर्गुमेंट स्टार्ट हो गया कि क्या इंडिया जो WTO की या जो मल्टीलैटरल जो डील चल रही है डेटा को लेकर के क्या उसको ज्वाइन करने वाला है, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर
डेटा फ्लो को लेकर के, डेटा लोकलाइजेशन को लेकर के इंडिया का एक डिफरेंट स्टैंड है और WTO में इसको लेकर के नेगोशिएशन चल रहा है, इस ई-कॉमर्स को लेकर के, डेटा लोकलाइजेशन और क्रॉस बॉर्डर फ्लो को लेकर के। और इंडिया फ़िलहाल के लिए ऐसा कहीं से भी नहीं है कि इस पर्टिकुलर WTO की डील को ज्वाइन करना चाह रहा है, ऐसा कहीं से भी नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन जैसे ही ये डेटा प्रोटेक्शन बिल इंट्रोड्यूस हुआ, इसके बाद कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना था कि प्रॉबेबली जो ये डेटा प्रोटेक्शन बिल इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है, इसीलिए इंट्रोड्यूस किया है कि इंडिया जो है वो उस पर्टिकुलर डील को ज्वाइन करना चाहता है। अब ऐसा आर्ग्यूमेंट क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि जो ड्राफ्ट डिजिटल प्रोटेक्शन बिल DPDP गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है फ्राइडे को फॉर पब्लिक कंसल्टेशन, उसमें गवर्नमेंट ने एक क्लॉज रखा है। क्या है वो क्लॉज ये है कि गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि जो क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो है वो फ्री रखा जाए फ्रेंडली कंट्रीज़ के साथ। तो इंडिया के जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनके साथ फ्री क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ डेटा रखा जाए, ये क्लॉज उस पर्टिकुलर ड्राफ्ट में दिया हुआ है। और इसी क्लॉज को देखते हुए कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये मान रहे हैं कि प्रॉबेबली इंडिया इज़ preparing itself to join this plurilateral deal on e-commerce at WTO। तो जो ये डील है ये अप्रॉक्सीमेटली 87 जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच पे ये डील नेगोशिएट हो रही है। अप्रॉक्सीमेटली दिसंबर 2017 से ये डील नेगोशिएट हो रही है। इंडिया का अपना डिफरेंट स्टैंड है क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो को लेकर के। इंडिया नहीं चाहता किसी भी तरीके से जो लोकल डेटा है उसको डिफरेंट कंट्री के सर्वर में सेव किया जाए। और इसीलिए फ़िलहाल जो डेटा प्रोटेक्शन बिल आया है उसमें जो शेयरिंग का क्लॉज आया उसको देखते हुए ये कहा जा रहा है कि प्रॉबेबली इंडिया इज़ रेडी फॉर दिस डील एट WTO। क्योंकि कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि अगर इंडिया ने फ्री क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ डेटा अलाउ किया है DPDP में फॉर फ्रेंडली नेशन, तो शायद इंडिया अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है कि इंडिया इस प्लूरीलेटरल डील जो ई-कॉमर्स पर साइन हो रही है WTO में उसका पार्ट बन जाए। फिलहाल के लिए 87 कंट्रीज इसमें इंक्लूड है, जिसमें US, यूरोपियन यूनियन, चाइना, जापान जैसे कंट्रीज़ हैं जो नेगोशिएट कर रहे हैं डिफरेंट ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स को ई-कॉमर्स पर। लेकिन इंडिया ने फिलहाल के लिए ये नेगोशिएशन ज्वाइन नहीं किया है। इंडिया इस पर्टिकुलर नेगोशिएशन से अभी स्टे आउट है क्योंकि इंडिया का अपना एक यूनिक स्टांस है डेटा फ्लो को लेकर के, डेटा लोकलाइजेशन को लेकर के। लेकिन जिस तरीके से DPDP में क्लॉज डाला गया है तो कुछ एक्सपर्ट्स ये एंटिसिपेट कर रहे थे। हालांकि इंडिया ने बहुत क्लियर कर दिया है गवर्नमेंट ने कि गवर्नमेंट फ़िलहाल के लिए किसी भी तरह की डेटा शेयरिंग डील को ज्वाइन नहीं करने जा रही। किसी भी तरह के डेटा शेयरिंग एग्रीमेंट्स या फ्रेमवर्क को इंडिया अभी फ़िलहाल के लिए एज ऑफ नाउ ज्वाइन नहीं करने जा रहा है। जनवरी 2019 में डिफरेंट मेंबर्स ने एक ग्रुपिंग एग्री करी थी टू अचीव द हाई स्टैंडर्ड आउटकम दैट बिल्ड द एग्जिस्टिंग WTO एग्रीमेंट्स एंड फ्रेमवर्क विद द पार्टिसिपेशन ऑफ एज मैनी एज WTO मेंबर एज पॉसिबल। इंडिया इससे भी अलग था। इंडिया फ़िलहाल के लिए कोई भी डेटा लोकलाइजेशन या डेटा शेयरिंग की डील को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं। इसमें बहुत सारे इशूज़ थे, डिजिटल कस्टम ड्यूटी, प्रिवेंटिंग डेटा लोकलाइजेशन बैरियर्स, बैरिंग द फोर्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, protecting critical source code, ensuring tech choices, authentication methods, safeguard network competition, preserving market-driven standardization, global interoperability, ensuring faster and more transparent custom प्रोसीजर्स। तो कई सारे इश्यूज इन्वॉल्व हैं इस डील में। फ़िलहाल के लिए इंडिया ने क्लियर कर दिया कि हम अभी कोई डेटा शेयरिंग एग्रीमेंट नहीं ज्वाइन करेंगे। अब कई सारे स्टूडेंट ये भी सोच रहे हैं कि वाई इंडिया डू नॉट वांट टू ज्वाइन दिस डील, जबकि US, जापान, कोरिया जैसे कंट्रीज़ जो हैं इस डील को ज्वाइन करें। इंडिया का सीधा एक जो रिजर्वेशन है इस पर्टिकुलर डेटा लोकलाइजेशन डेटा शेयरिंग डील को लेकर के ये है कि अगर इंडिया इस डील को, इस इनिशिएटिव को ज्वाइन करता है जो कि WTO के कंट्रीज़ नेगोशिएट कर रहे हैं, इन दैट केस इट हैज़ टू नोटिफाई ऑल मेंबर कंट्रीज एज ट्रस्टेड पार्टनर। WTO के जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको ट्रस्टेड पार्टनर के फॉर्म में नोटिफाई करना पड़ेगा। और फिलहाल के लिए चाइना को लेकर के इंडिया ऐसा नहीं चाहता। इंडिया चाइना को ट्रस्टेड पार्टनर का टैग नहीं देना चाहता, जिसकी वजह से इंडिया इस WTO की डेटा शेयरिंग डील का पार्ट नहीं है। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। ट्राई बेट्स फॉर इंसेंटिव स्कीम्स फॉर डेटा सेंटर्स, सेपरेट SEZs। डेटा प्रोटेक्शन बिल के इंट्रोडक्शन के बाद से डेटा को लेकर के, डेटा इंसेंटिवाइजेशन को, डेटा लोकलाइजेशन को लेकर के, डेटा सेंटर क्रिएशन को लेकर के
डेटा शेयरिंग को लेकर के बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन डेलिब्रेशन स्टार्ट हो गए। फिलहाल के लिए अगर आपको कल का नेगोशिएशन और डिस्कशन याद हो, तो कल हमने न्यूज़ एनालिसिस डिस्कशन किया था, वहाँ पर हमने डिस्कस भी किया था कि जो डेटा प्राइवेसी बिल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है उसमें टेलीकॉम सेक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मोस्ट ऑफ द जो क्लॉज थे डेटा प्रोटेक्शन बिल के, उसमें टेलीकॉम जो कंपनीज़ हैं उनका इंपॉर्टेंट रोल था। उनके इम्प्लीमेंटेशन में जो टेलीकॉम रेगुलेटर और टेलीकॉम सेक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इसी पर्टिकुलर टाइम को देखते हुए जो इंडिया का जो टेलीकॉम रेगुलेटर है कौन है, ट्राई। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ट्राई, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। तो इसी बीच में ट्राई ने स्विफ्ट रोल आउट रिकमेंड कर दिया है किसका, डेटा सेंटर इंसेंटिवाइजेशन स्कीम का एंड डेटा सेंटर स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन क्रिएशन का। तो इंडिया में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम को प्रमोट करने के लिए जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ट्राई भी बोलते हैं, उसने डेटा सेंटर इंसेंटिवाइजेशन स्कीम, डेटा सेंटर स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन, न्यू डेटा सेंटर रेडीनेस इंडेक्स, इस सब के रोल आउट को, स्विफ्ट रोल आउट को रिकमेंड कर दिया है गवर्नमेंट को। And these recommendations are the part of the exercise or the collective exercise that has been initiated by Center to create a regulatory framework for setting up more data centers, content delivery networks, and interconnected exchanges. तो DC, CDN and IXPs का एक कलेक्टिव इनिशिएटिव है जहां पर, जिसके तहत टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये रिकमेंडेशन दी। और इस रिकमेंडेशन के तहत डिफरेंट डेटा सेंटर्स ओपन करने के लिए कैसे इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाएंगे, किस तरीके से डेटा स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन क्रिएट करे जाएंगे, डेटा सेंटर रेडीनेस इंडेक्स को कैसे पब्लिश किया जाएगा, बहुत सारे रिकमेंडेशंस हैं। और ट्राई का ये कहना है कि बेसिकली ये स्कीम का जो एम है वो ये है कि डिफरेंट डेटा सेंटर्स इंडिया में इस्टेब्लिश किए जाएं, क्रिएट किए जाएं। और डेटा सेंटर इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत सारे इंसेंटिव्स, फिस्कल इंसेंटिव्स, नॉन फिस्कल इंसेंटिव्स दोनों ही गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, जिससे कि इंडिया में बहुत सारे डेटा सेंटर हों। अब क्वेश्चन तो वाई गवर्नमेंट वांट, वाई ट्राई वांट टू इस्टेब्लिश द डेटा सेंटर्स, क्योंकि इंडिया में अगर देखा जाए तो जो बहुत अमाउंट का डेटा क्रिएट होता है, और अगर आप देखें तो जो डेटा स्टोर होता है ये फॉरेन कंट्रीज़ के जो डेटा सेंटर्स हैं वहाँ पर स्टोर किया था, क्योंकि इंडिया के पास ना ही उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना ही उतना सिक्योरिटी है डेटा प्राइवेसी को लेकर के। एंड दैट इज़ वाई जो डिफरेंट डेटा सर्वर्स है वहाँ पर, फॉरेन कंट्रीज में जो डेटा सर्वर्स है वहाँ पर डेटा स्टोर होता है। तो डेटा सेंटर पार्क्स और डेटा सेंटर्स के फॉर्मुलेशन को, क्रिएशन को प्रमोट करने के लिए ये इंसेंटिव स्कीम टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रिकमेंड करी है कि इसका स्विफ्ट रोल आउट कर दिया जाए। और डिफरेंट जो स्टेट्स हैं वो भी अपनी फिस्कल इंसेंटिव स्कीम इस पर्टिकुलर पॉलिसी के तहत अनाउंस करें, जिससे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम है इंडिया में, वो प्रमोट किया जा सके। तो डेटा प्राइवेसी बिल के इंट्रोडक्शन के बाद से डेटा सेंटर्स, डेटा पार्क्स, डेटा सिक्योरिटी, डेटा शेयरिंग, डेटा प्राइवेसी, इन सब को लेकर के बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव और डिस्कशन स्टार्ट हो गया है। लास्ट ईयर अगर मीडिया रिपोर्ट्स को देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको MeitY भी बोलते हैं, उसने एक स्कीम फॉर्मुलेट करी थी जहां पर डिफरेंट जो हाइपर स्केल डेटा सेंटर्स हैं उनके क्रिएशन को, उनमें इन्वेस्टमेंट को लेकर के इंसेंटिवाइज करने के लिए रिकमेंडेशंस दी थी कि डिफरेंट इन्वेस्टर्स जो न्यू हाइपर स्केल डेटा सेंटर्स क्रिएट करेंगे इंडिया में, उनको डिफरेंट फिस्कल और नॉन फिस्कल इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाएँ। और अप्रॉक्सीमेटली 15,000 करोड़ तक का इंसेंटिव प्रपोज किया था MeitY। ऑल्दो गवर्नमेंट के साइड से अभी ऐसी कोई स्कीम जो है अनाउंस करी नहीं गई, इट इज़ ओनली द ट्राई रिकमेंडेशंस एंड डिफरेंट मिनिस्ट्रीज रिकमेंडेशन। ऑल्दो गवर्नमेंट चाहती है कि इस सेक्टर में अप्रॉक्सीमेटली 3 ट्रिलियन तक का इन्वेस्टमेंट हो। तो गवर्नमेंट ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाह रही है, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को डिफरेंट इंसेंटिव स्कीम्स, फिस्कल और नॉन फिस्कल इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे for land, for capital, for interest subsidies।
और इस जो ट्राई की रिकमेंडेशन है इसमें ट्राई ने ये भी कहा है कि अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग द सब्सिडी ऑन लैंड कैपिटल एंड इंटरेस्ट पेमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड ऑल्सो कंटिन्यू टू शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड और फॉर मेजॉरिटी ऑफ द सब्सिडीज। इट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं रखनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो जो भी स्कीम आएगी डेटा इंसेंटिवाइजेशन को लेकर के, डेटा पार्क और डेटा सेंटर से क्रिएशन को लेकर के, उसमें सेंटर जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करे। स्टेट्स जो हैं वो एक एडिशनल इंसेंटिव स्कीम्स, फिजिकल और नॉन फिजिकल इंसेंटिव स्कीम्स लॉन्च कर सकते हैं, बट एटलीस्ट सेंटर शुड बेयर द 75% ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन for these types of incentive schemes for promoting the data center and data park establishment in India. So these are the important key suggestions by TRAI. You can just have the glimpse of it. Fast rollout of data center incentivization scheme. 75% share should be bear by central government. Develop new SEZ for data centers. Data centers के लिए special economic zone establish किए जाएं जहाँ पर land और capital investment को लेकर के incentives भी मिले। इसके अलावा जो different states हैं उनको index के according रैंक भी किया जाए, जैसे कि स्टेट्स के बीच में भी डेटा प्राइवेसी, डेटा लोकलाइजेशन, डेटा शेयरिंग, डेटा पार्क्स, डेटा सेंटर से क्रिएशन को लेकर के कंपटीशन हो। इसके अलावा एक बॉडी भी क्रिएट करने की बात करी जा रही है जो बेसिकली सारे इंप्लीमेंटेशन को देखेगी। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस और वी कैन से रिकमेंडेशंस बाय ट्राई टू सेंट्रल गवर्नमेंट। लेट अस सी कि इसमें से कितने सजेशंस एक्सेप्ट होते हैं एटलीस्ट। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। 11 ई-कॉमर्स फर्म्स ऑन बोर्ड गवर्नमेंट कैंपेन टू फाइट फेक रिव्यूज। जब कभी भी हम किसी भी ई-कॉमर्स साइट से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, कोई भी सर्विस अवेल करते हैं, डेफिनेटली वी सी द रिव्यूज़। हम आदत है हम रिव्यूज़ देते हैं, कितने स्टार्ट उसको रिव्यू प्रोडक्ट को या सर्विसेज को रिव्यू मिले हैं, क्या पोस्ट हैं प्रोडक्ट को लेकर के, प्रोडक्ट यूजेस को लेकर के। और कई बार ऐसा देखा गया, ऐसी कंप्लेंट्स भी आई हैं कंज्यूमर के साइड से। जो कंपनीज़ हैं, जो ई-कॉमर्स कंपनीज़ हैं, वो अपने पोर्टल पर अब किसी प्रोडक्ट पर फेक रिव्यूज़ जनरेट करते हैं, फेक फ्रॉडुलेंट पोस्ट होते हैं, फाउल लैंग्वेजेस होती हैं। जो रिव्यूअर्स होते हैं, जो रिव्यू कर रहे होते हैं, जो कंज्यूमर्स होते हैं, वो भी ऑथेंटिक नहीं होते। तो इस तरह की कई बार कंप्लेंट लिखी जाती है और इस फेक रिव्यू की वजह से जो कस्टमर होता है वो एक मिसलीडिंग डिसीजन ले लेता है, उसको मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसकी वजह से वो मिसलीडिंग या रॉन्ग परचेज डिसीजन लेता है। इसको लेकर के कई बार से कंप्लेंट चल रही थी कि इस पर्टिकुलर फेक रिव्यू को टैकल करे गवर्नमेंट। तो फाइनली मंडे को गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस जो हैं वो अनाउंस कर दी हैं फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स कि वो फेक रिव्यूज़ के मेनांसिस से, फेक रेटिंग के मेनांसिस से किस तरीके से अपने आप को ओवरकम कर सकते हैं। तो जो फेक रिव्यूज़ हैं, फेक पोस्ट हैं, फ्रॉडुलेंट पोस्ट हैं, फाउल लैंग्वेजेस है, यूजर्स ऑथेंटिसिटी है, इन सबको किस तरीके से टैकल किया जाए। तो गाइडलाइंस जो है वो इस मंडे से, इस मंडे को गवर्नमेंट ने अनाउंस करी है, इस फ्राइडे से इम्प्लीमेंटेशन में आ जाएंगी। तो फिलहाल के लिए कंज्यूमर गुड्स, फूड डिलीवरी और ट्रैवल की जो ई-कॉमर्स कंपनीज हैं उन पर ये गाइडलाइंस एप्लीकेबल होंगी। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने ये पर्टिकुलर गाइडलाइन इशू करी हैं। एज ऑफ नाउ दीज गाइडलाइंस विल बी वॉलेंटरी, बट लेटर ऑन अगर फेक रिव्यूज़ कंटिन्यू रहे तो इन सारी गाइडलाइंस को मैंडेटरी भी कर सकता है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। तो फेक चेक के लिए ई-कॉमर्स कंपनीज को कोड ऑफ प्रैक्टिस डेवलप करना पड़ेगा, नेसेसरी स्टिपुलेशंस लेने पड़ेंगे फॉर टर्म्स एंड कंडीशंस, फॉर एक्सेसिबिलिटी एंड क्राइटेरिया। फिल्टरिंग की प्रोसेस जनरेट करो, कंट्रोल टूल्स, एल्गोरिदम डेवलप करो जहाँ से फेक रिव्यूज़ को आइडेंटिफाई किया जाए। गाइडलाइन इनलिस्ट करो फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द रिव्यू। ऑथर का एड्रेस क्या है, उसका ईमेल क्या है, उसका टेलीफोन नंबर क्या है, ये सब कंपनी के पास होना चाहिए। अगर कोई कंपनी किसी भी तरह का, कोई भी कंज्यूमर किसी भी तरह का रिव्यू दे रहा है तो उस कंज्यूमर का जो डेटा है, डिटेल्स हैं, वो कंपनी के पास होने चाहिए जिससे कि उसको वो ऑथेंटिकेट कर सके और ये इंश्योर करे कि जो भी रिव्यू दिया गया है वो ऑथेंटिक है। तो ये जो भी गाइडलाइंस हैं ये BIS ने फॉर्मुलेट करी हैं, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने इम्प्लीमेंट करी हैं। लेट अस सी कि क्या इससे कुछ फेक रिव्यूज़ का जो स्कैंडल है उस पर कुछ इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडिया INC विश लिस्ट टू FM जॉब क्रिएशन, गवर्नमेंट कैपेक्स बूस्ट। तो जो अपकमिंग यूनियन बजट है उसको लेकर के नेगोशिएशन स्टार्ट हो गए हैं, डेलिब्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। गवर्नमेंट ने स्टेक होल्डर्स से, पब्लिक से सजेशन मांगे हैं। तो जहाँ पर इस समय जो इंडस्ट्री एसोसिएशन हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ हैं, उन्होंने गवर्नमेंट को एक लंबी चौड़ी विश लिस्ट दी है और उसमें जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं वो ये हैं। कंपनीज़ का, इंडस्ट्री एसोसिएशन का, इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ का ये कहना है दैट गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स को बूस्ट करें, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करें, जिसके बाद जॉब क्रिएशन
ऑटोमेटिकली बूस्ट होगा। तो बेसिकली जो कंज्यूमर डिमांड जो इस समय डाउनफॉल में चल रही है, जो इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है, उन सब को लेकर के इंडस्ट्री ने गवर्नमेंट को बोला है दैट गवर्नमेंट शुड इंक्रीज ब्रॉड बेस्ड कंजप्शन। और ब्रॉड बेस्ड कंजप्शन को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? डेफिनेटली गवर्नमेंट को कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्रमोट करना पड़ेगा, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ELI स्कीम एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रोवाइड करने पड़ी, डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड स्कीम्स को प्रमोट करना पड़ेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्रमोट करना, दैट विल इंटेंड क्रिएट द जॉब्स एम्प्लॉयमेंट जो कि डाउन होना शुरू हो चुका है बिकॉज ऑफ द रिसेशनरी विंड्स, और इंडिया में जो कंजप्शन इम्पैक्ट कर रहा है उसको टैकल करने में हेल्प करेगा। फिलहाल के लिए ये रिकमेंडेशन है इंडस्ट्री की। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। FSSAI फ्लोट्स ड्राफ्ट नॉर्म फॉर GM क्रॉप। तो इंडिया में जिस तरह से GM फूड को अभी रिसेंटली अप्रूवल मिला है और उसके बाद जिस तरीके से NGOs, एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के पास जो रिव्यू पिटिशन पेंडिंग है, उन सब के बीच में फ़िलहाल के लिए FSSAI ने ड्राफ्ट रेगुलेशन जो है वो प्रपोज कर दिया है। किसके लिए? फॉर GM फूड। GM फूड स्टैंड फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, जहाँ पर गवर्नमेंट का जो अप्रूवल है वो मैंडेटरी कर दिया है FSSAI ने फॉर मैन्युफैक्चरिंग एनी सॉर्ट ऑफ GM फूड, फॉर मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग एंड इम्पोर्ट ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ GM फूड और इंग्रेडिएंट्स जो कि इस प्रोसीजर से बना हो। तो किसी भी तरह का मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग और इंपोर्ट करने के लिए किस तरह के फूड का? GM फूड का गवर्नमेंट का जो अप्रूवल है वो मैंडेटरी कर दिया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2022 के तहत। तो FSSAI ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑफ GM फूड रेगुलेशन 2020 गाइडलाइंस प्रपोज करी हैं फॉर GMOs, जिसके तहत अब जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी इंडिविजुअल GM फूड को मैन्युफैक्चर करना चाहता है, उसे सेल करना चाहता है, उसे इंपोर्ट करना चाहता है, गवर्नमेंट अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। व्हाट इज FSSAI? FSSAI स्टैंड्स फॉर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि डिफरेंट फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड को टाइम टू टाइम प्रमोट करने के लिए रेगुलेशन पब्लिश करती है। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो रेगुलेशन इंप्लीमेंट हुए हैं केवल जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड GMO फूड्स पर ही नहीं होंगे, ऐसे फूड्स आइटम पर भी एप्लीकेबल होंगे जो कि GMO नहीं है, GMO के प्रोसेस के थ्रू नहीं डेवलप किए गए हैं, बट उनमें किसी भी तरह का इंग्रेडिएंट, एडिशनल प्रिजर्वेटिव, एडिशनल एड ली गई है GMO से या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से। तो भले ही वो GMO प्रोडक्ट ना हो, लेकिन अगर उसमें किसी भी तरह का इंग्रेडिएंट GMO का इन्वॉल्व है, देन इन दैट केस दैट पर्टिकुलर रेगुलेशन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड रेगुलेशन 2022 विल बी एप्लीकेबल। अब देख लेते हैं एक इन्फोग्राफिक्स जो कि पेज नंबर 4 पर दिया हुआ है। रिकवरी ऑफ अवॉइडेंस ट्रांजैक्शन लेस देन 0.3%। तो अगर एक डेटा देखें तो अभी तक RP स्टैंड्स फॉर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स ने अप्रॉक्सीमेटली 809 एप्लीकेशन फाइल किए थे 2022 में। अभी तक अप्रॉक्सीमेटली 2.2 ट्रिलियन वर्थ के टिल द मंथ ऑफ सितंबर, जिसमें से केवल और केवल 98 एप्लीकेशन ही सेटल डाउन या डिस्पोज ऑफ हुए हैं और अप्रॉक्सीमेटली 0.3% की ही रिकवरी हुई है। तो 2.2 ट्रिलियन का अवॉइडेंट ट्रांजैक्शन फाइल किया गया था, जिसमें से केवल 0.3% की रिकवरी हुई अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा पब्लिश्ड बाय इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कहीं ना कहीं IBC कोड की एफिशिएंसी को अब क्वेश्चन मार्क लगा रहा है। इस न्यूज़ को कवर करने का मेरा सीधा एक ही पर्पस था कि आप थोड़ा सा इंट्रोग्राफिक्स देख लें। इसके अलावा आप अवॉइडेंस ट्रांजैक्शन के बारे में जाने, व्हाट इज दिस अवॉइडेंट ट्रांजैक्शन। सो IBC के अंदर बेसिकली 4 तरह के अवॉइडेंस ट्रांजैक्शंस होते हैं। प्रेफरेंस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PUFE भी बोलते हैं, PUFE पफ ट्रांजैक्शंस। पहला प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन, अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन और फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस। एंड अंडर दिस IBC कोड द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स हैव द पावर टू रिजर्व और टू reverse any transactions entered by the debtor company before the IBC is invoked if the particular resolvency professional or RP feels that the transaction was intended to divert the fund or to alienate the asset.
ऑल्दो किसी भी तरह के अवॉइडेंट ट्रांजैक्शंस को क्लेम करने के लिए NCLT का अप्रूवल भी चाहिए। तो अभी तक अगर हम बोलें अवॉइडेंट ट्रांजैक्शन तो 809 कंप्लेन अवॉइडेंट ट्रांजैक्शंस को लेकर फाइल हुई, जिसमें से केवल और केवल 98 कंप्लेन ही डिस्पोज ऑफ हुई हैं। और अगर रिकवरी की बात करें तो 0.3% की। तो IBC के बाद से किस तरीके से इफ़ेक्टिवली रिकवरी हो पा रही है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि कई सारे केसेस में अवॉइडेंट ट्रांजैक्शंस देखे गए हैं। इट मीन्स कंपनी के IBC जाने से पहले जब कंपनी बैंकरप्सी हो जाती है तो उसके प्रमोटर्स जान जाते हैं कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, तो वो जो बचे कुछ एसेट्स होते हैं उनको डाइवर्ट करने के लिए अवॉइडेंट ट्रांजैक्शन करते हैं कि उनके जो एसेट्स हैं वो कहीं और डाइवर्ट हो जाएं, और वो जो कंपनी वो बैंकरप्सी में जाने के बाद उन एसेट्स पर कोई उसका हक ना रह जाए या कोई उसकी उनकी अपनी कैपेसिटी न रह जाए उस असेट को रिकवर करने के लिए। तो बहुत सारी कंप्लेंट्स देखने को मिली अवॉइडेंट ट्रांजैक्शंस की। हालांकि फ़िलहाल के लिए उसको अब जो डिस्पोज ऑफ है वो बहुत ज़्यादा कम परसेंटेज में हुआ है। आप देख लेते हैं नेक्स्ट 371% हाइक रशिया नाउ इंडिया टॉप फर्टिलाइजर सप्लाई। रशिया और इंडिया के बीच में जो बाईलेटरल ट्रेड है वो मंथ बाय मंथ इम्प्रूव हो रहा है। एंड एज़ पर द रीसेंट डेटा जो रशिया है वो इंडिया का इस समय टॉप फर्टिलाइजर सप्लायर बन गया। अप्रॉक्सीमेटली 371% का स्पाइक देखने को मिला है इंडिया और रशिया के फर्टिलाइज़र बिजनेस में। अप्रॉक्सीमेटली 371% ज़्यादा इंडिया को सप्लाई कर रहा है फर्टिलाइज़र रशिया इनटू द फर्स्ट हाफ ऑफ द फिस्कल ईयर 23। तो अभी तक का जो फर्स्ट हाफ है उसका डेटा देखें तो 300% ज़्यादा फर्टिलाइज़र सप्लाई किया है रशिया ने इंडिया को। इंडियाज़ फर्टिलाइज़र इंपोर्ट फ्रॉम रशिया सर्ज अप्रॉक्सीमेटली 371% टू रिकॉर्ड 2.15 million tons for the 6th month of the year started from the April as per the senior government closely monitoring the import data। और अगर ओवरऑल इम्पोर्ट देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 765% का इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है इंडिया के टोटल इंपोर्ट में जो रशिया से आ रहा है। इसमें से केवल 370% फर्टिलाइज़र के केस में हमें इंपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो फर्टिलाइज़र में 371% का इंक्रीज़ हुआ। ओवरऑल जो इंपोर्ट है वो 765% तक इंक्रीज़ कर गया है रशिया टू इंडिया। And we all know the reason behind it. So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.